And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. दोस्तों, दो रुपल्ली के सोशल मीडिया पर बैठे दिहाड़ी मजदूर और अंधभक्तों के मुंह बोले ताऊ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन हमारे देश में ट्रेंड कराया जा रहा है तुर्की को। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे उस पर चुप्पी साध लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब सीज फायर से आगे बढ़कर कह दिया है एक कंपनी से कि किसी भी कीमत पर भारत जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसको लेकर मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती रही है कि देखिए सबसे प्रतिष्ठित कंपनियां भारत में स्थापित होना चाहती हैं, लेकिन मोदी जी के एक खासम खास दोस्त ने उस कंपनी को सीधे सीधे आदेश दे डाला है कि आपको भारत जाने की कतई जरूरत नहीं है। यही नहीं, कल तक ट्रंप बाबू कह रहे थे और अब उनके खुद के खासम खास अधिकारी भी कहने लगे हैं कि अगर सीज फायर कराया है तो ट्रंप साहब नहीं कराया है। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। यानी बात जो है हाथ से लगातार फिसलती जा रही है, लेकिन अंधभक्तों को सिर्फ तुर्की को बैन कराना है, बॉयकॉट कराना है, उस पर भी आएंगे। और यह भी आपको दिखाऊंगा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के ताजा बयान के बाद किस तरीके से तुर्की बॉयकॉट के नारे तो लग रहे हैं, लगातार माहौल तो बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वाकई देश के अंदर तुर्की के प्रोडक्ट्स और उसकी सेवाओं को बाध्य किया गया तो कई चीजों की परेशानी खड़ी हो सकती है क्या। इसके साथ साथ आज आपको भी दिखाऊंगा कि इतिहास रचने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के शासनकाल में कैसे एक बड़ा संवैधानिक तौर पर दो संवैधानिक जो है एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हुए कौन है वो भी दिखाऊंगा। और आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपने मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक पैर पर खड़ी हुई है, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बार फिर से लताड़ लगाई है। और जाते जाते आज आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे सांसें फूलने लग गई बीजेपी की, जनता दल यूनाइटेड की। अब एक ऐसा बेतुका बयान दिया है, लोग हंस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत, पहले बयान सुनिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या कह रहे हैं। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. अब सोचिए, उमाशंकर सिंह ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का घनघोर भारत विरोधी बयान है। एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि मुझे आपसे समस्या यह है कि आप भारत में विस्तार करने जा रहे हैं। भारत में विस्तार करने की जरूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि आप भारत में विस्तार करें। यह अब अपने आप में इस बात को समझिए कितनी तल्खी है। लेकिन यह सवाल नहीं पूछना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर अगर उंगली उठाई तो मोदी जी नाराज ना हो जाए। इसीलिए तो आपको याद होगा कि अपने ही देश की जनता के साथ, नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे। और मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं अवैध तौर पर रहोगे तो ये तो होगा ही होगा। ये कहा गया कि बेड़ियां और हथकड़ियां लगाई गई थी, तो हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री संसद में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि हमारे ही देश की जनता बता रही थी हमारे साथ हुआ, हम जानते हैं। यानी हमारे देश के मंत्री अमेरिका का पक्ष ले रहे थे, अपनी जनता को चुप करा रहे थे। बेड़ियां, हथकड़ी, टैरिफ वाला बयान, सीज फायर को लेकर माहौल बनाना, यह कहना कि व्यापार का लालच, और अब कह देना कि भाई सुनो कोई जरूरत नहीं है भारत जाने की, आईफोन का मसला है। अब आप समझिए, बड़ी बड़ी बातें की गई है ना, मोदी सरकार की तरफ से आईफोन आ रहा है। देखिए उनके अपने दोस्त ने जबरदस्त झटका दिया है। ये देखिए अमृत तिवारी भी लिखते हैं, मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की, बोल दिया है कि आप इंडिया में अपना प्लांट ना लगाएं। डोनाल्ड ट्रंप इनकी दबंगई से बातें भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। ट्रेड डील से पहले सार्वजनिक रूप से यह बयानबाजी डील को अपने पक्ष में करने की है, लेकिन भारत को झुकना नहीं है। अरे वो तो आगे नहीं बताएगा, भारत कभी किसी के सामने नहीं झुकता, ये सब समझ ले। भारत किसी के सामने नहीं झुकता, बस ये ध्यान रखना है इस देश की कमान किसके हाथों में है। अब कैरोलिन लेविच क्या कह रही हैं, पढ़िएगा। ये कौन है बताऊंगा, ये प्रेस सेक्रेटरी है ट्रंप की। दिस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा था दोहा में,
एक वेटर आया मेरे पास, उसने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरा शुक्रिया कहिएगा। उन्होंने पूछा क्यों कहना है, उन्होंने कहा वो कश्मीर से है एंड ही हैज बीन अनेबल टू रिटर्न होम इन रीसेंट वीक ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो अब सोचिए, इन्होंने भी एक कहानी बनानी शुरू कर दी। मैं तो इसे कहानी ही कहूंगा, वरना देखो कहानी, भाई मैं तो इतना जानता हूं ना हमारे देश की सेना में कितनी ताकत है। हवा निकाल कर रख देंगे, पाकिस्तान की हैसियत नहीं। हाँ, सरकार को, सरकार के मुखिया को देखना होगा कि ये पहली दफा था कि किसी हमारे देश की सरकार के मुखिया ने दूसरे देश में जाकर वहां के राष्ट्र प्रमुख के लिए वोट मांगे हो। ये हदें पार करने छोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता। देख रहे हैं आप, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप, अब ये उनकी प्रेस सेक्रेटरी जिसकी कोई हैसियत ना हो, वो क्या कर रही है, वो भी एक कहानी कर रही है। रणवीर सिंह इसे हिंदी में लिखते हैं। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, बता रही हैं आज सुबह दोहा में नाश्ते के वक्त एक वेटर ने मुझसे राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देने के लिए कहा। मैंने वेटर से पूछा क्यों, उन्होंने बताया कि कश्मीर से और भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण हाल के हफ्तों में वह घर नहीं लौट पाया, लेकिन अब लौट सकता है। कश्मीरी वेटर ने यह भी कहा कि परमाणु युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। एक कश्मीरी वेटर कह रहे हैं और ये सुन रही है। मैं ये भी मानता हूं जितने बड़े बड़े फेंकू हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के एंकर है ना, उसी लेवल के है भी तो प्रेस सेक्रेटरी है ना, मतलब मीडिया से जुड़ी है। तो वैसे वहां के यहाँ के भी अब हमारे वाले कम है क्या, हमारे वालों का भी दिखाने जा रहा हूं, भी आगे जाकर देखते जाइएगा। अब आते हैं तुर्की पर। तुर्की का बयान सुनिए। Express our pleasure for this, the nefarious terror attack or with the missile attack against Pakistan we had a very clear stand. दरअसल इसमें कहा गया है कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है। एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी होने के नाते वाकई इस पर मेरा भी आपत्ति रहेगी। तो तुर्की ने इस पूरे विवाद के तनाव के दौर में पाकिस्तान का साथ दिया। वाकई मैं बात सिर्फ बॉयकॉट तक नहीं रखना चाहता, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इतने साल आप प्रधानमंत्री रहे, आपने G20 में ये भी आए थे, ऐसा क्या हुआ कि ये सारे के सारे आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? एक ऐसा देश जिसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, भिखमंगा नंगा एक ऐसा देश, उस देश के साथ ये लोग क्यों खड़े? क्यों आप ये नहीं मान लेते कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है? क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? क्यों इस बात से कहने से, सोचने से घबराते हैं? तुर्की जैसा देश आज ये बड़ी बड़ी बात है, सोचिए इस दौर में खुलकर अब कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी, और इस रिपोर्ट के साथ साथ मैं बताता हूं क्या। अंकित कुमार अवस्थी हैं, भारत के सबसे व्यस्त 7 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग और हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव काम तुर्की की कंपनी सलेबी एलिवेशन करती है। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कार्गो और बैगेज भी शामिल है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देने के बाद भारत में तुर्की की इस कंपनी की मौजूदगी को लेकर सार्वजनिक और राजनीतिक चिंता बढ़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है सलेबी में लगभग 10% हिस्सेदारी सुमेह एर्दोगन की है, जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी है और ड्रोन निर्माता सेल्चुक बायर अख्तार की पत्नी है। ड्रोन जो पाकिस्तान ने भारत पर हमले में इस्तेमाल किए, ये सब चीजें भी देखनी होंगी ना, या ये सारे के सारे खेल सिर्फ आम जनता के लिए है? मैं फिर कहता हूं, हमारे देश के एक एक नागरिक चाहे वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, वो भी सब करने के लिए तैयार है। लेकिन जो धन्ना सेठ बिठा रखे हैं, या सरकार जो करती है, क्या वो आगे आकर फैसला नहीं ले सकती कि हम तुर्की संबंध अभी खत्म कर रहे हैं? वो तो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं राष्ट्रपति। ये पिछलग्गुओं के साथ, ये मीडिया के जरिए, वो बीजेपी IT सेल वाला, उसके जरिए क्यों माहौल बनवा रहे हैं? आइए ना, सरकार आगे क्यों नहीं कहती ये बातें? इनको कहनी चाहिए। अब आइए खबर, अंजना ओम कश्यप ने एक बात लिखी। एक बात तो तय है, पाकिस्तान के खिलाफ हम अमन की आशा से ब्रह्मोस की भाषा पर पहुंच गए, उसी पाकिस्तान पर, लेकिन एक बड़े वर्ग की चुप्पी ने सबको निराश किया है। देखिए, इनका काम आप सब समझ ही गए हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। जिस ब्रह्मोस की भाषा की बात कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कहां की है। वो सीधे सीधे उस इलाके की है जिस पर हमारे देश की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया, उनका परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर रखे वहां नहीं निशाना बनाया गया। हमारी देश की सेना का कहना है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के विधायकों का, बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष का और मीडिया वालों का भी बार बार मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे ये माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आइए, इस पर ये खबर आई है। वैसे तो इसे फ्रंटल फोर्स ने लिखा, लेकिन जब हम इसके डीप में गए तो फर्स्ट पोस्ट ने इसे लिखा। फर्स्ट पोस्ट की जो खबर है उसको एक लाइन में मैं आपको पढ़ देता हूं और उसके बाद बताता हूं क्या। फर्स्ट पोस्ट की खबर है, फ्रॉम वियतनाम
to Saudi Arab. How countries are queuing up to buy BrahMos after Operation Sindhu. मैं फिर कहता हूं कि इस देश की मीडिया को थोड़ा सोच समझकर सोर्सफुल खबरें देनी चाहिए। ना ये हमारे देश की सेना की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, और ना ही जिन देशों का ये नाम ले रहे हैं उन देश की सरकारों की तरफ से अब तक इस पर बात हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए उसकी डिमांड बढ़ गई। अभी आप जाकर लिख लीजिए, आपको तमाम न्यूज चैनल और वो न्यूज चैनल जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें वो बता रहे हैं कि 17 देश, कोई 21 देश, कोई 55 देश, सब देश खरीदना चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। मैं फिर कहता हूं, हमारे देश की सेना और हमारी देश की सेना के लिए उपकरण बनाने वाली हमारी देश की कंपनियों को यह आपके फर्जी एजेंडे नहीं चाहिए, प्रोपोगंडा नहीं चाहिए। यह दुनिया जानती है कि हमारा भारत कितना शक्तिशाली है, हमारी देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, उसके लिए आपके फर्जी प्रोपोगंडा नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों, ये तो फर्स्ट पोस्ट की खबर है। तो पहले आप समझ लिए फर्स्ट पोस्ट है किसका। फर्स्ट पोस्ट अंबानी के चैनल न्यूज 18 का ही इंग्लिश का एक वेबसाइट है। अब आप समझ गए। तो फर्स्ट पोस्ट ये मत समझिएगा कि पश्चिमी देशों में कहीं की मीडिया है, पश्चिमी मीडिया नहीं, ये यहीं का है फर्स्ट पोस्ट। अब आइए, इसको लेकर एक व्यक्ति हैं ट्रेंड्सनिप, उन्होंने कहा ग्रोक फैक्ट चेक और शो मी एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट। इस पर एक जवाब आता है। जवाब क्या आता है? उन्होंने कहा न्यूज रिपोर्ट लाइक फर्स्ट पोस्ट एंड न्यूज 18, देखिए दोनों का ही सजेस्ट किया है उन्होंने कि सच कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया ने, थाईलैंड ने, सऊदी अरब ने ब्रह्मोस मिसाइल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना रुचि दिखाई है, लेकिन ना ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से आया, ना ही इंडियन मिलिट्री की तरफ से, हमारे देश की मिलिट्री की तरफ से, डिफेंस विभाग की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है, और उन देशों की तरफ से भी नहीं है जिन देशों का नाम इन्होंने लिस्ट आगे की है। अब आप समझ लीजिए ये लोग करते क्या है, आप खुद ही समझ गए होंगे ये क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, आप ही के अपने चैनल द लाइव टीवी खबर है, अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं के हाथ में है कि कौन सा मीडिया क्या दिखा रहा है, मीडिया क्या दिखाता रहा, क्यों दिखाता रहा। अब आप समझिए, और अब भी क्यों दिखा रहा है समझिए। जब हमारे देश के मंत्री ऐसी चीजों को एप्रिशिएट करेंगे, कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के तमाम न्यूज चैनलों ने शानदार कवरेज की। इस पर जवाब देते हैं मुकेश कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। अश्विनी वैष्णव के बयान से साफ है कि युद्ध के दौरान इस्लामाबाद पर कब्जा, शहबाज शरीफ का सरेंडर, असीम मुनीर की गिरफ्तारी, ये सारी खबरें सरकार द्वारा फीड की जा रही थी। बिल्कुल सवाल उठना तय है। और जिस इतिहास का मैं जिक्र कर रहा था, उस इतिहास की अब मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको याद होगा 2014 के बाद आपने देखा होगा सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। ये इतिहास में पहली दफा हो रहा था। संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, ये पहली दफा हो रहा था। हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी टिप्पणी इस देश के ही उपराष्ट्रपति ने कर दी थी। यह पहली दफा हो रहा था, और यह पहली दफा है जब राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर दी है। जी हां, खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा अदालतों के पास इसका अधिकार। दरअसल खबर यह थी कि अप्रैल में एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट से। उस आदेश में लिखा हुआ था कि भाई जो आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जो भी बिल पहुंचते हैं उसे 3 महीने के अंदर निपटाना होगा। या तो उसे पास करिए, मतलब हस्ताक्षर कर दीजिए, या फिर दोबारा भेज दीजिए। इन दोनों में से एक करना होगा, यही राष्ट्रपति को करना होगा। लेकिन इसको लेकर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कई अनुच्छेदों की बात की गई, जिक्र किया गया, जिसमें से एक देखिए खबर भी है। एससी की धारा 142 के उपयोग पर भी सवाल उठा दिए। क्या है, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत की गई व्याख्या और शक्तियों के उपयोग पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत न्यायालय यानी कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी संपूर्ण इंसाफ करने का अधिकार मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जहां संविधान या कानून में स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है, वहां धारा 142 का इस्तेमाल करना संवैधानिक असंतुलन पैदा कर सकता है। मतलब इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो अधिकार है, ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा। इनके सारे अधिकार खुले रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, यही बात उपराष्ट्रपति ने हाल ही में कही थी, याद है। मैं कह रहा हूं, आप अंदर खाने चीजें देखिए क्या कुछ किया जा रहा हो, फिर आप एक वक्त में आकर सोचेंगे। कहते हैं ना संविधान नहीं बदलना, संविधान नहीं बदलना। ये संविधान ऐसे नहीं बदल रहे हैं कि आपकी मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं ना, ये ऐसे कर देंगे कि आप बोल तो सकते हो, लेकिन जो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, और जो सुनेगा वो आरोपी कहलाया जाएगा, इसलिए आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। ये स्थिति में आप जब जाएंगे किसी मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट कह देगा मेरे पास शक्ति नहीं बची, यह स्थिति होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान संशोधन का मतलब यह नहीं कि पूरा संविधान बदल दिया जाता है। उसकी जो शक्तियां होती हैं,
जो खास तौर पर किसी भी सरकार को निरंकुश होने से रोकती हैं, जब वही शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप बताइए, आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, एक दिन आपकी आवाज को बड़ी सहजता के साथ दबा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर एक दिखाने जा रहा हूं, पहले इनकी बात सुनिए। कहने का तात्पर्य वो नहीं था, निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। अब ये कौन है? अनुराग द्वारे लिखते हैं, किसके लिए कह रही हैं बता देना। हाईकोर्ट को मंत्री जी की भाषा गटर वाली लगी, लेकिन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को लगता है कि शब्दों की हेराफेरी हुई है। विजय शाह ने अपमानित करने की मंशा से ये बात नहीं कही, उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं था, गलत तरीके से दिखाया गया। मतलब हाईकोर्ट के जज नहीं जानते, वो बयान नहीं समझ पाए, ये ज्यादा समझदार है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर मैंने कहा ना, देश की बात करते हैं। सोचिए, देश की बिटिया पर कितनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाले को आखिरी वक्त तक बचाना चाहते हैं। उनके देखिए संग साथी है, मुझे लग रहा है इनको भी निपटाइए, इनके भी मंत्री पद को छीनने का बारी आनी चाहिए, इन पर भी केस दर्ज होना चाहिए जो सपोर्ट करे। अब आइए, दो लेटर हैं, क्या लिखा है मैं बता देता हूं। ब्रजेश राजपूत ने कहा, मंत्री विजय शाह को लेकर लिखी एक एफआईआर पर, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति की है और ड्राफ्टिंग सुधारने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लिखा है जिसे कोई भी चुनौती देगा तो ये टिक नहीं पाएगी। यानी सोचिए, एफआईआर में हेराफेरी कर रहे हैं, ऐसी एफआईआर लिखी जा रही है कि आसानी से कहीं जाए तो जमानत वगैरह ठीक ठाक वो चलता रहे, मसला वाली स्थिति हो जाए। हाईकोर्ट ने यही खींच दी है कहानी। कैसी है ड्राफ्टिंग, ये कैसी एफआईआर लिखी है, मैं दोबारा देखूंगा एफआईआर, ये कह दिया गया है। ये क्यों कह रहा हूं तो पढ़िए, यही खबर छपी है। देर रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होती है, इस्तीफे पर नहीं बन सकी सहमति बनी नहीं। बदजुबान मंत्री पर देश की अखंडता को खतरे में डालने का केस होता है। और जाते आते योगी आदित्यनाथ का यह बयान दिखा देता हूं, सेना की वर्दी जातिवाद चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। आप सोचेंगे ये विजय शाह के लिए लिखा है, नहीं। राम गोपाल यादव ने एक बयान दे दिया था जिसमें देश के कई सेना के अधिकारी, जिसमें व्योमका सिंह की जाति बता दी थी, उस पर योगी आदित्यनाथ जाग जाते हैं, उस पर अपनी ज्ञान की गंगा बहा देते हैं, लेकिन विजय शाह पर एक शब्द नहीं, ना लिखते हैं ना बोलते हैं। नमस्कार।